हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? मस्त होके पढ़ाई लिखाई करो। कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं करना। टेंशन जाएगा पेंशन लेने। देखो, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, है ना? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व, है ना? किसी भी गिवन कर्व के पॉइंट पर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। देखो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। देखो, ध्यान दो, यहां पर सब कुछ 3 डायमेंशन में चलता है। तो जब चीजें 3 डायमेंशन में होती हैं तो देखो क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन है, हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो, मैं तुमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं, थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है 3 डायमेंशन में और इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, ठीक है? तो क्या होता है, मान लो एक ओरिजिन है और इस लाइन पर एक पॉइंट मान लो ए है और इसका पोजीशन वेक्टर ए है, मतलब जो ओ ए वेक्टर है वो ए दिया है। ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ए। कोई गिवन पॉइंट ए है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, मान लो, ठीक है? अच्छा, अब मान लो जैसे हमें अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो देखो मैं थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसका यहाँ पर हमें यूज करना है टेंजेंट लाइन को निकालने के लिए, क्योंकि 3 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाए ये मैं तुमको समझा रहा हूँ कि 3 डायमेंशन अगर कभी हमें दे दिया जाए तो उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान दो, इस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, इसको कहते हैं जनरल पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं। R का मतलब किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो देखो ये है PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट P। जनरल पॉइंट P है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। इसको मैंने मान लिया, देखो यहां पर R वेक्टर, ठीक है? इसको मैंने R वेक्टर मान लिया। अब मान लो ये जो वेक्टर है ये B वेक्टर है। B वेक्टर क्या है? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, है ना? तो B वेक्टर क्या है? B वेक्टर है वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन। वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन हमें चाहिए है ना, हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो उसके पैरेलल एक वेक्टर B है। अच्छा, अब देखो, जैसे हम जो ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं वेक्टर में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि OP वेक्टर इक्वल टू होगा OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। इसको कहते हैं वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, है ना? मतलब जैसे O से P तक जाना है तो O से P तक जाने का एक रास्ता डायरेक्ट है और दूसरा रास्ता क्या है? O से A जाए और A से P जाए, ये दूसरा रास्ता है ना? तो OP वेक्टर को लिख सकते हैं OA प्लस AP। अब देखो OP तो R है और OA क्या है? A वेक्टर, ये हमको मालूम है। अच्छा देखो, AP नहीं मालूम, लेकिन AP वेक्टर B के पैरेलल है। तो ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक वेक्टर M वेक्टर है और एक वेक्टर मान लो N वेक्टर है, ये दो वेक्टर पैरेलल है मान लो, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को कांस्टेंट टाइम दूसरा वेक्टर हमेशा लिख सकते हैं। इनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, बस वो जो लाइनें हैं ना वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है? तो इनको हम पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं। ध्यान दो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती हैं, डायरेक्शन सेम भी हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हम लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दो। तो देखो, जैसे AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है तो AP को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम B वेक्टर हमेशा, है ना? तो ये आ गया है इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर की फॉर्म में। वेक्टर की फॉर्म में ये इस AP लाइन का इक्वेशन आ गया। R क्या है? R है जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको वेरिएबल वेक्टर भी कहेंगे। भाई देखो, जब भी आप कोई इक्वेशन निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा
y बराबर mx प्लस सी, आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा 2D में। तो देखो इसमें एक्स वाई क्या है, इसमें एक्स वाई है किसी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वेरिएबल। तो इक्वेशन में चाहे किसी प्रकार की कोई भी इक्वेशन हो, कुछ ना कुछ वेरिएबल हमेशा रहते ही रहते हैं। तो वैसे ही देखो इस इक्वेशन में आर वेक्टर क्या है, ये हमारा वेरिएबल वेक्टर है, ठीक है, वेरिएबल वेक्टर, ठीक है। और ये है क्या, ये है किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हमेशा हम याद रखें वेक्टर फॉर्म में, ये पूरे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारे काम आएगा, ठीक है, आर वेक्टर। अच्छा देखो बच्चों, इस वीडियो को पढ़ने से पहले पुराने सारे वीडियो जरूर पढ़िए, है ना। ये मत सोचिए सीधे इस वीडियो को पढ़ के निकल जाएंगे। पुराने जितने भी वीडियो मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बनाए हैं उन सबको बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज पढ़िए, कोई वीडियो बीच में स्किप नहीं करिए, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ से हमें ये मिल गई इस लाइन की इक्वेशन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ एपी लाइन। तो ये हमारा देखो एपी लाइन का इक्वेशन है, बात समझे। ए वेक्टर मालूम है, ए वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। ये दो बातें अगर हमको मालूम है तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। लैम्डा हमेशा एक स्केलर होता है, स्केलर मतलब वेक्टर नहीं, लैम्डा क्या है, रियल नंबर। स्केलर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। अच्छा अब देखो, जैसे इसी इक्वेशन को हम एक्स वाई जेड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को देखो कैसे, इसी इक्वेशन को हम एक्स वाई जेड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो कैसे, समझो। देखो हम लोग क्या करें, मान लो ये जो अपना P पॉइंट था, P पॉइंट को हम मान लें एक्स वाई जेड, ये क्या था, जनरल पॉइंट। P पॉइंट क्या था, जनरल पॉइंट, है ना। तो इस जनरल पॉइंट को मैंने मान लिया है, क्या बोलो, एक्स वाई जेड मान लिया। और ये जो ओ ए वेक्टर था जिसको हम ए वेक्टर कह रहे थे, मान लो मैंने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 z1। अब देखो समझो, जैसे ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो जो ओ ए वेक्टर है वो कैसे मिलेगा, इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई करके, मैंने बताया था, है ना। देखो तभी मैं कह रहा हूँ बेटा पुराने वीडियो पढ़ो, मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया जाए और आप उसमें आई जे के से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उस पॉइंट का मिल जाता है हमेशा, क्या बोलो, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाए, उसका कोऑर्डिनेट दिया जाए, और अगर आपको उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए है, पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर लिया जाए, जैसे ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ पी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अच्छा अब ऐसे अगर हमें ओपी वेक्टर चाहिए, ओपी वेक्टर क्या है बोलो, आर वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अच्छा बी वेक्टर को मान लो, बी वेक्टर को मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल बी वेक्टर को मैंने मान लिया ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, ये मैंने इस बी वेक्टर को मान लिया। अच्छा अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ रखो, आर की जगह रखो ये, तो क्या हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के, और ए की जगह ये रखो, तो क्या हो गया बोलो, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप, और प्लस लैम्डा इंटू, देखो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, तो क्या हो गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बस समझे। अब देखो जैसे आई का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें, आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया बोलो x1, और देखो i क्या मिलेगा, लैम्डा a मिलेगा। i के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, है ना, ध्यान रखना वेक्टर में i j के कोफिशिएंट्स को हमेशा हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अगर j के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या होगा बोलो, इधर क्या है j का कोफिशिएंट y, यहाँ क्या है बोलो y1, और यहाँ क्या है बोलो लैम्डा b। अच्छा अगर मान लो k का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ क्या है z, और यहाँ क्या है z1, और ये क्या है लैम्डा सी। देखो एक काम करें, लैम्डा की वैल्यू निकालें पहले से, तो लैम्डा क्या हुआ, x माइनस x1 अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू निकालें दूसरे से, तो क्या हुआ y माइनस y1 अपॉन बी।
लैम्डा की वैल्यू निकालें तीसरे से, तो z माइनस Z1 अपॉन सी। लैम्डा को तीनों में बराबर कर दें तो देखो यहां से ये इक्वेशन मिलेगी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस Z1 अपॉन सी। देखो समझो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन एक्स वाई जेड फॉर्म में है। एक्स वाई जेड का मतलब हो गया कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म, समझो ध्यान से। तो देखो ये दोनों ही इक्वेशन जो है ना, ये एक साथ चलती हैं पूरे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। वेक्टर फॉर्म में लिखनी होगी तो ये लिखेंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी होगी तो हमेशा ये लिखेंगे। अब देखो दोनों में आपस में कैसे इंटरचेंज हमें करना होता है, देखो समझो। देखो जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल की हेल्प से मान लो ये बात समझाता हूँ, इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से। पहले देखो जो x1 y1 z1 है ना, ये इस गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसका तुमने पोजीशन वेक्टर a यहाँ लिखा है, हाँ? x1 y1 z1 क्या है, इस a पॉइंट, a क्या है बोलो, गिवन पॉइंट जो दिया जाएगा लाइन पर। तो x1 y1 z1 जो है देखो ये गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, समझो ध्यान से, गिवन पॉइंट है ये, ठीक है। तो देखो ये जो a वेक्टर मिला है ये इससे मिला है और यही कोफिशिएंट देखो यहाँ पर आए हैं x1 y1 z1। देखो b वेक्टर क्या है, ये a b c, देखो उसके कोफिशिएंट यहाँ पर आए हैं नीचे। और b वेक्टर क्या है, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है ना। तो पैरेलल वेक्टर यहाँ आता है और पॉइंट यहाँ आता है। यहाँ देखो पॉइंट ये होता है x1 y1 z1 और पैरेलल वेक्टर नीचे होता है a b c। तो इन दोनों में आपस में बहुत गजब की सिमिलरिटी होती है, लिंक होता है। अभी तुमको ये बात देखो मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट हो गया, ये देखो ये वाला पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया पैरेलल वेक्टर। यहाँ देखो पॉइंट ये है x1 y1 z1 और देखो पैरेलल वेक्टर a b c, उसके कोफिशिएंट देखो यहाँ पर नीचे हैं। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, समझो। अच्छा एक देखो बात छोटी सी यहाँ पर और समझो कि जैसे जब हमें कोई पॉइंट दिया जाता है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो ओरिजिन से ड्रॉ किया गया, जैसे कि जो भी वेक्टर ओरिजिन से लेते हैं उसको हमेशा हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, समझो। तो जैसे जैसे ये देखो पोजीशन वेक्टर है, तो इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट्स है ना वो क्या है, वो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अच्छा एक बात और समझो, जैसे ये है बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर एक वेक्टर तो है लेकिन ये पोजीशन वेक्टर तो नहीं है क्योंकि ये ओरिजिन से तो लिया नहीं गया। पोजीशन वेक्टर उसको कहेंगे जो ओरिजिन से लिया जाएगा। अब ये कोई एक वेक्टर है, तो इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। इस बात को समझो, किसी भी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसमें आई जे के कोफिशिएंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताते हैं। और यहाँ पर ये ए बी सी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे हैं, इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज, है ना। ए बी सी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्योंकि ये वेक्टर ओरिजिन से नहीं लिया गया, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर नहीं है। इसीलिए अगर कोई जनरल वेक्टर है मतलब वो पोजीशन वेक्टर नहीं है तो उसमें आई जे के कोफिशिएंट हमेशा डायरेक्शन रेशियो होंगे। और अगर कोई पोजीशन वेक्टर है तो उसमें आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और हाँ x1 देखो यहाँ पर समझो, x1 y1 z1 ये क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट। और x1 y1 z1 जो है ये डायरेक्शन रेशियो भी हो गए किसके, ओ ए वेक्टर के। यहाँ पर देखो ये डबल फायदा हुआ, जब पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आई जे के कोफिशिएंट हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बता रहे हैं और यही आई जे के कोफिशिएंट्स ओ ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी बता रहे हैं। लेकिन ये एक जनरल वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो इसमें आई जे के कोफिशिएंट केवल डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। ध्यान रखना, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब वो नहीं बताएंगे, इस बात को यहाँ पर समझो, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पर समझो,
क्या होता है देखो, एक होता है डायरेक्शन रेशो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डी आर और डी सी, दो बातें हैं देखो यहाँ पर। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है और वो वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है अल्फा एंगल मान लो, और वाई एक्सिस से उसका एंगल मान लो बीटा है, और जेड एक्सिस से मान लो उसका एंगल गामा है, कोई वेक्टर है मान लो। तो L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा, और N होता है कॉस गामा। इन तीनों को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। शॉर्ट में इसको हम डीसी कहते हैं, डीसी, LMN को, है ना। और ध्यान रखना L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर का सम हमेशा ही 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। डीसी के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, और L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C, ये हमेशा रिलेशन होता है किसमें, डायरेक्शन कोसाइन में और डायरेक्शन रेशियो में। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ये हमेशा रेशियो होता है। और ध्यान रखना L की वैल्यू अगर कभी चाहिए हो तो ये होती है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, और M होता है प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N होता है प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर वेक्टर की बात की जाएगी तो केवल प्लस लेंगे, और अगर सिंपल लाइन की बात की जाएगी तो प्लस माइनस दोनों लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि अगर हमें वेक्टर देखना है, वेक्टर का डीसी चाहिए, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए वेक्टर का, तो केवल प्लस लेंगे, और अगर इन जनरल कोई लाइन चाहिए तो लाइन में प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। देखो ये सब एक्चुअली क्या ना 12th लेवल के कॉन्सेप्ट हैं अपना 3D के और वेक्टर के। और अगर आपको और भी डिटेल से 12th लेवल का वेक्टर 3D पढ़ना है तो 12th की मेरी वेक्टर 3D की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर आप डिटेल से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह काम आते हैं। 3D में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी काम आ रहे हैं, टेंसर में भी काम आएंगे, बात समझे। तो ये मैं तुमको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ कैसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना होता है वेक्टर में और 3D में, ठीक है। और डिटेल से पढ़ना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके और डिटेल से भी आप सीख सकते हैं। अदरवाइज जो मैं सिखा रहा हूँ उसको तो सीखना मजबूरी है, क्योंकि इसका तो यूज होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन लिया, मान लो हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिया, मान लो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिया, मान लिया लेट कोई लाइन मेरे पास ये है, r बराबर 2i माइनस जे प्लस के और प्लस लैम्डा टाइम 4 आयोटा 3j माइनस 2k। मान लो ये कोई लाइन है, तो मैंने बताया देखो ये क्या है, r बराबर a प्लस लैम्डा इंटू बी, देखो लाइन है इस प्रकार की। अब देखो इसका मतलब अगर ये लाइन है तो इसका मतलब जो पॉइंट था ना, पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये ओ ए वेक्टर है एक्चुअली, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 माइनस 1 1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और ये देखो डी आर होगा, क्या डी आर होगा, पैरेलल वेक्टर का क्या हो गया 4 3 माइनस 2, ये पैरेलल वेक्टर का डी आर हो गया। तो अगर हमें इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, अगर हमें इक्वेशन मान लो कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो क्यों कैसे निकालेंगे, ये वो पॉइंट हो गया x1 y1 z1 और ये abc हो गया, तो क्या होगा x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 2। तो कोई ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। ये पॉइंट हो गया क्या x1 y1 z1, ये हो गया a b c, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो कोई ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो वेक्टर से कार्टेशियन में जा सकते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हैं। देखो फिर समझो, ये क्या है 2 माइनस 1 1, ये देखो ऊपर आया 2, और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 1 और 1, और देखो ये 4 3 माइनस 2, ये देखो नीचे आया। और अगर ये दिया जाए तो इससे यहाँ भी जा सकते हैं। ये क्या होगा 2 माइनस 1 1, देखो ये 2i माइनस जे प्लस के, और देखो 4i 3j माइनस का 2k, देखो ये आ गया पैरेलल वेक्टर, है ना। और ये क्या है 4 3 माइनस 2, ये पैरेलल वेक्टर के dr है, और ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर में हमेशा हम जा सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखो हमेशा, बात समझे। अब देखो हम निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। ये तो हमने बेसिक पढ़ा थोड़ा सा, इसकी जरूरत थी हमको, तो अब हम टेंजेंट का इक्वेशन देखो यहाँ पर निकालेंगे। लिखो जरा ध्यान से पहले इसको। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो समझो ध्यान से बच्चों, मान लो ये मेरे पास कोई एक है ना कर्व है स्पेस में, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, मान लो ए पॉइंट, और हमें ए पॉइंट पर एक टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ये मान लो हमने टेंजेंट बनाई ए पॉइंट पर, तो ये क्या है टेंजेंट एट ए, और इसी का हमको इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन मार्क, टेंजेंट एट ए का इक्वेशन निकालना। देखो अब इसका मतलब ये पॉइंट दिया गया होगा, है ना। तो मान लिया मैंने ये पॉइंट आर है, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो मैंने कुछ मान लिया, ये मान लो आर वेक्टर है और ये गिवन वेक्टर है, इस बार ये गिवन है ना। जो वहां पर ए वेक्टर था उसका काम मान लो ये आर वेक्टर कर रहा है, गिवन वेक्टर है, और हमें इसका इक्वेशन निकालना, तो इस पर हमने जनरल पॉइंट आर मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, ये ओरिजिन है, तो ओ आर वेक्टर बराबर हो गया आर वेक्टर, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, ये किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने बताया था तुमको कि पिछले वीडियो में कि टी कैप होता है, टी कैप को कहते हैं डी आर बाई डी एस, जहां पर आर क्या है, आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है इस कर्व का इक्वेशन। मैंने बताया था आर की वैल्यू अगर एक्स वाई जेड में दी जाती है तो ये होता है इस कर्व का इक्वेशन, ये हमें दिया जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व ये हमें दिया जाएगा, हाँ। और यही देखो जनरल, यही हमारा गिवन पॉइंट भी है आर वेक्टर, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वही हमारा गिवन पॉइंट भी है ना। अच्छा अब देखो ये टी कैप क्या बताता है, ये बताता है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी बात कि टी कैप जिसको हम डी आर बाई डी एस कहते हैं, ये बताता है टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो हमें ये ए वेक्टर मालूम है और ये आर वेक्टर मालूम है, और देखो ये बी वेक्टर मालूम है, लाइन के पैरेलल वेक्टर से। देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर बराबर स्मॉल आर प्लस लैम्डा इंटू टी कैप, तो ये हो जाएगा क्या बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दिया। देखो पिछला जो मैंने बताया था आर बराबर ए प्लस लैम्डा भी, तो उसमें जो स्मॉल आर था वो यहाँ कैपिटल आर हो गया, और जो वहां पर ए वेक्टर था वो यहाँ पर आर वेक्टर हो गया, गिवन पॉइंट है ना। ये क्या है बोलो गिवन पॉइंट है, ये आर वेक्टर, तो ए प्लस लैम्डा बी, बी वेक्टर क्या है देखो टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर, जो कि यहाँ टी कैप है, टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर क्या है बोलो टी कैप। अच्छा अब देखो इसी को अगर हम अपने कार्टेशियन में चेंज करें तो देखो कैसे चेंज करेंगे,
जो गिवन पॉइंट है ए, इसको मान लिया जाए एक्स वाई जेड, वही मतलब जो x1 y1 z1 था ना, एक्चुअली अब वो एक्स वाई जेड हो गया। और जो r वेक्टर है, r का कोऑर्डिनेट मान लिया जाए कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, है ना। ये क्या है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ये क्या है बोलो, गिवन पॉइंट है, ठीक है, गिवन पॉइंट। और ये क्या है बोलो, ये है जनरल पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम कार्टेशियन में ट्रांसफर करें तो कैसे होगा, देखो क्या होता है बोलो, x माइनस गिवन पॉइंट x1 और अपॉन देखो ये टी कैप। टी कैप क्या होता है, डी आर बाई डी एस। देखो टी कैप क्या होता है, डी आर बाई डी एस। देखो डी आर बाई डी एस निकालो तो क्या बनेगा बोलो, ये होगा आई इंटू डी एक्स बाई डी एस प्लस जे इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस के इंटू डी जेड बाई डी एस। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसी को अगर हम रिस्पेक्ट टू आर कर, रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें डिफरेंशिएट, तो टी कैप आ जाएगा। टी कैप क्या है, डी आर बाई डी एस है, तो डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप, डी वाई अपॉन डी एस जे कैप, डी जेड अपॉन डी एस के कैप। देखो ये आ गया। तो देखो ये टी कैप है ना पैरेलल वेक्टर, इसके कोफिशिएंट क्या है, डी एक्स अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन, देखो ये बन जाएंगे इसके डी आर। तो देखो नीचे यही आएगा डी एक्स अपॉन डी एस, डी आर आता है ना नीचे, डायरेक्शन रेशियो आता है नीचे। पैरेलल वेक्टर, देखो ये पैरेलल वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और देखो ये गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट आर वेक्टर, आर वेक्टर देखो ये है, ये वही गिवन पॉइंट हो गया x1 y1 z1। देखो ये यहाँ आएगा। और ये जनरल पॉइंट है, जो वहां पर स्मॉल एक्स वाई जेड था वो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एक्स वाई जेड हो गया, समझो। अच्छा इक्वल टू देखो y माइनस y1 और अपॉन देखो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन ये d, देखो ये z बाई डी स्मॉल s। देखो ये इक्वेशन आ गया है कार्टेशियन फॉर्म में, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और यहाँ पर dx अपॉन ds, dy अपॉन ds, dz अपॉन ds आ गया, जो कि इसका डायरेक्शन रेशियो है। क्योंकि देखो ये पैरेलल वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट है और ये गिवन पॉइंट है स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा ये चीज। तो आपने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना, कार्टेशियन निकालना। अब देखो जरा ध्यान दो, इसी इक्वेशन को थोड़ा हम और चेंज करेंगे। एक इक्वेशन ये भी है, मतलब ये भी इक्वेशन है टेंजेंट का, लेकिन देखो इसका थोड़ा हम और अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखो बताते हैं, जरा लिखो इसको ध्यान से बच्चों, लिखो जरा समझो इसको, देखो फटाफट नोट करो, बताते हैं देखो आगे। देखो जरा समझो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो ये जो टी कैप है ना, टी कैप इसको थोड़ा बदलेंगे। देखो टी कैप को थोड़ा चेंज करेंगे, देखो कैसे, समझो। देखो टी कैप क्या था, टी कैप था डी आर बाई डी एस। क्या करें देखो, इसको dt से डिवाइड और dt से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक। अच्छा अब देखो r वेक्टर ये था, है ना। तो देखो यहां पर ये तो कांस्टेंट है dt बाई ds, ये क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब कांस्टेंट, तो इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लें, है ना। मान लो इसको m मान लें, m, तो ये m मान लिया इसको। और देखो अब टी कैप की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, आर वेक्टर बराबर स्मॉल आर प्लस लैम्डा इंटू एम इंटू डी आर बाई डी टी। देखो टी कैप की जगह ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब देखो दोनों कांस्टेंट मिलके फिर एक नया कांस्टेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा म्यू टाइम्स डी आर बाई डी टी। तो देखो अब इसका मतलब वही इक्वेशन टेंजेंट की एक और फॉर्म में आ गई। ये भी देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये भी क्या है बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें डी आर बाई डी एस आ रहा था और इसमें डी आर बाई डी टी आ रहा है। अब देखो इसको अगर हम चेंज करें कार्टेशियन फॉर्म में, देखो तब क्या होगा। देखो
इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, समझो। देखो आर क्या है, आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा आर होता है। मैंने बताया था कि डी आर बाई डी टी को आर डॉट भी कहते हैं, आर डॉट। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिस्पेक्ट टू टी करो डिफरेंशिएशन, तो आई इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस जे इंटू डी वाई बाई डी टी और प्लस के इंटू डी जेड बाई डी टी। अब देखो समझो, अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएं तो देखो फिर वही है, जनरल पॉइंट क्या है, कैपिटल एक्स वाई जेड, गिवन पॉइंट क्या है, स्मॉल एक्स वाई जेड। और देखो ये जो वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर, इसका देखो आई जे के का कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस स्मॉल y, देखो दिस dy बाई डी टी और z माइनस स्मॉल z अपॉन दिस dz बाई डी टी। समझो, तो देखो ये आ गया इसी टेंजेंट लाइन का एक और फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक और फॉर्म आ गया जो ज्यादा यूजफुल है। फिर वही देखो बताया ना कि इससे हम डायरेक्ट कार्टेशियन में जा सकते हैं। ये कैपिटल एक्स वाई जेड है, ये क्या वही स्मॉल एक्स वाई जेड जो यहाँ आता है गिवन पॉइंट, और देखो ये पैरेलल वेक्टर, इसमें देखो आई जे के का कोफिशिएंट ये है जो कि हमारा ए बी और सी है, तो ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट का इक्वेशन किसी गिवन पॉइंट पर। देखो कैसे हम लोग इसको करते हैं, इसके हम लोग एक दो एग्जांपल को समझेंगे तो बात और दिमाग में अच्छे से बैठेगी। लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी। देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू आर बराबर टी स्क्वायर आई माइनस टू टी जे प्लस टी क्यू के एट टी इक्वल टू 1। टी बराबर 1 पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। देखो समझो, देखो सबसे पहले देखो यहां पर ध्यान दो, ये हो गया हमारा x, ये क्या मतलब देखो x क्या हुआ टी स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट, y क्या हो गया माइनस का 2t और z क्या हो गया टी क्यू, है ना, x y z, x y z। ओके समझो। देखो अब यहां पर बच्चों जैसे कि अगर हमें ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड चाहिए, ये क्या है पॉइंट, तो देखो यही तो है ना वो पॉइंट स्मॉल एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, टी बराबर 1 रखो तो ये क्या आएगा 1, टी बराबर 1 इसमें रखो तो क्या आएगा -2, टी बराबर 1 इसमें रखो तो क्या आएगा 1। देखो ये हुआ पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की जगह पर हम इसको लिखेंगे, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, मतलब जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट देखो ये हुआ एक्स वाई जेड, ठीक है। कैपिटल एक्स वाई जेड अपनी जगह रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो ऐसे रहेगा, वो वेरिएबल है। अच्छा अब देखो डी एक्स बाई डी टी निकालो, देखो डी एक्स बाई डी टी निकालो तो क्या हुआ 2t, डी वाई बाई डी टी निकालो डिफरेंशिएशन तो क्या हुआ बोलो -2, और डी जेड बाई डी टी निकालो तो क्या हो गया 3t स्क्वायर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t, इसका -2 और इसका 3t। अब देखो t की वैल्यू 1 रख दो, तो t की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा 2, t बराबर 1 रखोगे ये तो -2 ही रहेगा, t बराबर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना। बात समझे। देखो इसमें t बराबर जब 1 रखोगे तो इस पे तो -2 है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें t बराबर 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसमें t बराबर 1 रखोगे इसकी वैल्यू 3। तो देखो
ये टर्म नीचे आएंगे तो देखो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस स्मॉल x यानी कि 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी जिसकी वैल्यू 2 है, 2 इक्वल टू y माइनस स्मॉल y तो y प्लस 2 अपॉन डी वाई बाई डी टी जिसकी वैल्यू कितनी है, -2 है, और इक्वल टू ये क्या हुआ, z माइनस 1 अपॉन डी जेड बाई डी टी जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। अब इसी को देखो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखो ऐसे लिखेंगे, r वेक्टर बराबर, देखो पॉइंट क्या है, 1 -2 1, देखो ये पॉइंट है ना, 1 -2 1, इसमें कर दो i j k से मल्टीप्लाई, तो i माइनस का 2j प्लस का k, देखो ये बन गया वही a वेक्टर, और प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, देखो ये पैरेलल वेक्टर 2 - 2 3, तो 2i माइनस का 2j और प्लस का 3k, देखो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर की फॉर्म में। देखो इसी से 1 - 2 1, 1 - 2 1, i माइनस 2j प्लस k, देखो ये पॉइंट बन गया, 2 - 2 3 ये पैरेलल वेक्टर बन गया, तो 2i माइनस 2j प्लस 3k, देखो ये बन गया पैरेलल वेक्टर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए आप इसको एक फार्मूले की तरह मान सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये वही आई जे के कोफिशिएंट, लेकिन टी क्या दिया गया ये उसमें रखना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड मिलेगा, देखो टी बराबर 1 रखा तो ये मिला, टी बराबर 1 रखा तो ये मिला, टी बराबर 1 रखा तो ये मिला, है ना, टी बराबर 1 रखा एक्स वाई जेड में, तो देखो ये वही पॉइंट मिला एक्स वाई जेड, और डिफरेंशिएशन करने के बाद भी टी बराबर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा जो यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी की वैल्यू डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें टी बराबर 1 रखना पड़ेगा, बात समझे। तो कोई भी कर्व हमें आर वेक्टर की फॉर्म में दिया जाएगा, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट का इक्वेशन इस मेथड से हमेशा निकालेंगे। अभी हम लोग इसके और भी सवाल करेंगे, परेशान मत होइए। तो ये मैंने आपको एक सवाल कराया जिससे कि हम थोड़ा हैबिट में आए सवाल करने की और बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़े पहले, ठीक है। और भी अभी हम लोग कई अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। इसी टेंजेंट की इक्वेशन में भी और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको बस समझाऊंगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।